नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक नए संडे वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ और अभी आगे मार्केट में क्या हो सकता है। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अभी कहां पे कौन से लेवल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए और हम लोग कुछ सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जो लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं और एक आधे सेक्टर ऐसे भी है अभी मार्केट में जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आउट परफॉर्म का मतलब ये है कि मार्केट के कंपैरिजन में कम गिर रहे हैं। और इन द लास्ट देखेंगे कोई स्टॉक है ऐसे जहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए ऐसे ख़राब मार्केट में। अभी देखो, लास्ट वीक में हम लोग ने ये देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट 2-2.5% से भी ज़्यादा गिरा और निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट स्विंग लो सपोर्ट होता है ना, जो मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था, वो बहुत ही बड़े रेड कैंडल के साथ ब्रेक हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, अभी मेरे ख्याल से फ्राइडे की ही बात है, CLSA करके एक ब्रोकिंग हाउस है, मतलब बहुत बड़ा ब्रोकिंग हाउस है वर्ल्ड का। उसने हमारे इंडिया को थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना, उनका जो वेटेज होता है वो उन्होंने बोला कि नहीं, इंडिया में अभी 20% वेटेज हमारा ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया कंपेयर टू चाइना अभी थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। और ये रिपोर्ट आई कभी मालूम है, जब भी ये ट्रम्प जी इलेक्शन जीत गए उसके बाद अभी उन लोगों का ये स्टेटमेंट चेंज हो गया है। पहले उन्होंने चाइना को थोड़ा बेटर वेटेज दिया था, अभी वो इंडिया को थोड़ा बेटर वेटेज दे रहे हैं। तो अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मंडे मार्केट कैसे ओपन होता है और ये रिपोर्ट के बाद मार्केट कितना स्टेबल होता है। क्योंकि निफ्टी अगर आप देखोगे अपने हाई से ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा करेक्ट हो गया है और बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो वो ऑलमोस्ट 9% या 8.5% जितना करेक्ट हो गया है। तो देखो, जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर मार्केट में टॉप से लेके अभी तक अगर 10% तक का फॉल होता है ना, तो उसे करेक्शन बोला जाता है। 20% फॉल को ऐसा आप बोल सकते हो कि भाई अभी मार्केट बेरिश हो रहा है, और उससे नीचे जाएगा तो आप बोल सकते हो कि मार्केट अभी बेयर मोड में ही है। तो फिलहाल तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन द टर्म्स ऑफ करेक्शन अगर हम बात करें तो अभी हम लोग करेक्शन मोड में ही है, क्योंकि निफ्टी मेरे ख्याल से 10.5% जितना गिरा है टॉप से लेके अभी तक। अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने टॉप से 30%, 20% से भी ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं। और FMCG स्टॉक्स ऐसे भी है कुछ जो लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 15%, 17% तक करेक्ट कर चुके हैं। अभी इसका रीज़न क्या है? आप ऐसे बोल सकते हो कि उनका रिजल्ट ख़राब आया उसके बाद वो गिरे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक तो मार्केट का सिचुएशन भी अभी ख़राब है, मार्केट के सेंटिमेंट भी ख़राब है, उसके बाद उनके रिजल्ट भी ख़राब हुए तो मार्केट ने उनको और पनिश किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो अभी हम लोग चार्ट में जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए और क्या सारी चीज़ें हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे आप लोगों को चार्ट दिखा के कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ एक प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का मतलब मेल करके आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अभी मुझे क्या लग रहा है और क्या हो सकता है। राइट, तो इसे आप ज़रा भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझना। आप लोग ऐसा समझना कि भाई मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और आप लोग देख रहे हो, उसके बाद आप भी अपना एनालिसिस ज़रूर करना। तो देखो, अभी यहाँ पे निफ्टी का हम लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लास्ट मंथ भी बोला था कि ये जो सितंबर महीने का कैंडल था वो बहुत बड़ा डोजी कैंडल था। उसके बाद अक्टूबर मंथ में हमने वो लो को ब्रेक किया जो था 24,750। यस, 24,750 अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट ने पहला बेरिश अपना मतलब सपोर्ट आप बोल सकते हो ब्रेक किया था। उसके बाद मार्केट को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों को बताऊँ ना, तो देखो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा मतलब इतना ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्विंग लो है और ये 24,750 ये एक स्विंग लो था। तो पहले मार्केट ने अपना ये वाला स्विंग लो ब्रेक किया 24,750। आप यहाँ पे देखो, वो भी बहुत अच्छे खासे बड़े रेड कैंडल से। उसके बाद अभी रिसेंट जो सपोर्ट था जो था 23,890, उसको भी मार्केट ने बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक किया। अब आप यहाँ पे देखो, पहले मार्केट थोड़ा गिरा, फिर दो कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर तीसरे कैंडल में गिरा। उसके बाद वापस से मार्केट ने दो कैंडल का कंसोलिडेशन किया और वापस से एक बड़े कैंडल से गिरा। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था। बट अभी यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, जो सबसे पहला रेड कैंडल था ना, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो वो 4.5% का बड़ा रेड कैंडल था।
उसके बाद जो रेड कैंडल बना वो ऑलमोस्ट 2.71% का बना, और अभी जो लास्ट वीक का कैंडल बना है वो 2.55% का बना है। मतलब सेलिंग का जो प्रेशर है ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है। बट अभी यहाँ से अगर समझो मार्केट ऊपर भी जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि CLSA का रिपोर्ट आया है कि इंडिया को थोड़ा 20% कुछ ऐसा कुछ है उनका नंबर, कि उतने से उन्होंने हाइक किया है वेटेज। तो हमारे लिए सबसे जो बड़ा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अभी देखो एक नहीं दो है एक्चुअली। अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो ये है विच इज़ 24,540, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है हमारा 24,750, जो पहले हमारा एक तरीके से सपोर्ट था। तो ये जो सपोर्ट है वो अभी हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। अगर मार्केट ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हम लोगों को मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूसली एक नए लोज बनाते जा रहा है, और अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बहुत सिंपल है। मैंने आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन बहुत पहले भी बताई थी बैंक निफ्टी में कि मार्केट अभी ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे चल रहा है। कंपेयर टू निफ्टी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने थोड़ा कम, मतलब आप बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा है, और बैंक निफ्टी को अभी जहाँ पे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट पे बैंक निफ्टी है। आप यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना पहला स्विंग लो भी ब्रेक नहीं किया है विच इज़ 49,659। तो ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से ये प्रीवियस स्विंग लो भी है, और अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन पे भी बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। और बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 52,600 का। तो मोर और लेस मार्केट में अभी पैनिक तो है, मार्केट अभी ख़राब तो दिख रहा है, और लास्ट 2 महीने में मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। जो सितंबर अक्टूबर वाला महीना था बहुत सारे ट्रेड मतलब आप बोल सकते हो कि ख़राब हो गए, और ये नॉर्मल है। जब भी मार्केट ख़राब होता है ना तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी मैंने अपने जो लास्ट वाले वीडियो में है ना सारे सेक्टर को एनालिसिस किया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से सेक्टर्स अभी स्ट्रॉन्ग है। पर मैं एक आपका अगर उसको शॉर्टर वे में बताना है ना तो मैं आप लोगों को ऐसे बता सकता हूँ। देखो अगर हम लोग लास्ट वीक में देखें कि कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरे थे तो वो मेटल, PSU बैंक, MNC, स्मॉल कैप 250-50। और अगर हम लोग बोले कि लास्ट वीक में कौन से सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया था तो वहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधा सिंपल दिख रहा है कि निफ्टी IT ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। और अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत सर्विस सेक्टर और मीडिया सेक्टर और रियलिटी सेक्टर भी कम गिरे थे। तो यहाँ पे एक क्लियर विनर हम लोगों को दिख रहा है कि लास्ट वीक में अगर मार्केट गिरा है, मतलब निफ्टी 2.5% और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 2%, तो कौन सा सेक्टर कम गिरा है। और अगर आपको और अच्छी तरीके से देखना है तो ये देखो लास्ट महीने में, मतलब जो हमारा अक्टूबर महीना था उसमें रियलिटी, MNC, ऑयल एंड गैस ये सारे सेक्टर ज़्यादा गिरे हैं, ऑटो सेक्टर। और अगर हम लोग ये देखें कि लास्ट मंथ में भी कौन सा सेक्टर नहीं गिरा था तो वो था IT, PSU बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और सर्विस सेक्टर और प्राइवेट बैंक। तो देखो यहाँ पे एक क्लियर चीज़ आप लोगों को पता चल रही है। अगर आप लोगों को पूरा सेक्टर एनालिसिस देखना है तो ये वीडियो के बाद हम मेरा लास्ट वीक वाला वीडियो भी ज़रूर देखना, उसमें मैंने सारे चार्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे सारे सेक्टर्स के। तो वहाँ पे भी हम लोगों को यही पता चला था कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर, मैंने एक्चुअली वहाँ पे ना चीज़ें बताई थी कि जब भी मैं किसी स्टॉक को या चार्ट को देखता हूँ तो मैं क्या चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ। मतलब वो उस चार्ट को मैं किस तरीके से देखता हूँ, क्या वो फ्रेश है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है, या वो स्ट्रॉन्ग से वीक है। मैं ये तीनों चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ, और वहाँ पे सबसे फ्रेश जो सेक्टर था वो था IT। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग था वो था फार्मा, जो फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ। फार्मा वो टाइम पे स्ट्रॉन्ग था, लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, पर एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल लास्ट वीक में फार्मा अच्छा खासा गिरा है, तो एज ऑफ नाउ फार्मा मेरे लिस्ट से बाहर हो जाएगा। और दूसरा था निफ्टी PSU बैंक, एक बार मैं उसको भी देख लेता हूँ। तो येस, PSU बैंक अभी भी एक आप बोल सकते हो कि फ़िलहाल एक बहुत ही मेजर सपोर्ट पे है, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग सेक्टर था वो था मेरे लिए IT। अब IT क्यों, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे वापस से बता देता हूँ।
आईटी ने एक बहुत अच्छी रैली ली थी कोविड के बाद और तभी उसने हाई बनाया था 39,446, हम लोग 450 पकड़ते हैं राउंड फिगर का, और वो बनाया था जनवरी और दिसंबर 2021, जनवरी 2022 में। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि अगर ये सेक्टर की मैं बात करूँ ना, तो ये खुद सेक्टर ऑलमोस्ट 33-34% गिर गया था। और वहाँ से ये 2022 के बाद इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था फरवरी 2024 में, फिर यहाँ पे उसने फाइनली जुलाई 2024 में ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे एक अच्छा कप एंड हैंडल है ना, इसने एक पैटर्न भी बनाया। और आप यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट भी बहुत स्ट्रांग हुआ था ऑन अ मंथली बेसिस। अब जैसे मैंने बहुत बार अपने ये वीडियो में बोला है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और मार्केट अगर समझो थोड़ा बहुत डाइसी हो जाता है, मार्केट के सेंटिमेंट थोड़े ख़राब हो जाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर और वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ना, थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करने लगते हैं, पर वो रहते स्ट्रॉन्ग ही है कंपेयर टू अदर्स। उसका मतलब क्या है कि दूसरे सारे सेक्टर्स और दूसरे सारे स्टॉक्स ज़्यादा गिरेंगे, पर ये सेक्टर और ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज चले जाएंगे, पर आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, गिरने में नहीं गिरेंगे, उस तरीके से आउट परफॉर्म करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो आईटी सेक्टर है वो पिछले 3 महीने उसने कंसोलिडेट किया, और अभी ये महीना अभी तक आधा हुआ है और वापस से इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे वॉल्यूम आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि ये सेक्टर में ट्रेड नहीं होता है, ये सेक्टर का कोई ट्रेडेबल इंडेक्स नहीं है। तो अभी देखो आईटी सेक्टर हमें स्ट्रांग लग रहा है, तो आईटी सेक्टर का अगर मैं अंदर बोलूँ कि आप लोगों को कौन से स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए, तो मेरा सबसे बेटर जो एक ध्यान है वो है विप्रो के अंदर। और विप्रो में क्यों है, क्योंकि ये अभी एक अपना इसका जो ऑल टाइम हाई है वो तो 740 है, बट ये अपना एक डाउन साइड में एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के पास आ रहा है, और यहाँ पे भी उसने एक अच्छा पैटर्न बनाया है। तो आप विप्रो में ध्यान दे सकते हो, आप दूसरे भी आईटी स्टॉक्स में ध्यान दे सकते हो। आप नीचे ज़रूर कमेंट्स करिए कि आपको कौन सा आईटी स्टॉक अच्छा लग रहा है। और एक दूसरा स्टॉक है जो ये सेक्टर से तो नहीं है, इनफैक्ट ये स्टॉक का ऐसा है कि ये बहुत सारे सेक्टर्स में है, इसका काम फर्टिलाइज़र में है और शुगर में भी है, बहुत सारे इंडस्ट्री में ये कंपनी इन्वॉल्व है, जिसका नाम है डीसीएम श्रीराम। अभी आप डीसीएम श्रीराम का ये मंथली चार्ट देख रहे हो, आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखो, डीसीएम श्रीराम ने भी अभी रिसेंटली अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है विच इज़ 1248। तो ये भी स्टॉक एक तरीके से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये स्टॉक ने पहले अपना एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक किया था 628 पे, उसके बाद अच्छा ऊपर गया, वापस से 1248 पे ब्रेक कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों बार ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट सेम तरीके का पैटर्न से ब्रेकआउट किया है। तो यस, अगर मैं पूरे मार्केट को एनालिसिस करूँ एक चीज़ में, एक लाइन में, तो मैं आप लोगों को सिंपल बोल सकता हूँ कि मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है ना वो अभी वीक है, राइट। अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो सिर्फ आईटी सेक्टर अभी मार्केट में अच्छा स्ट्रेंथ में है, आप वहाँ पे ध्यान दे सकते हो। और जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा था वो सेक्टर के अंदर, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड यस, जब भी मार्केट ओवरऑल, मतलब मैंने अभी लास्ट वीडियो में यही बोला था, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमारे ब्रह्मा जो है अगर वो ज़्यादा ख़राब होते हैं या उनका मूड ज़्यादा ख़राब होता है ना, तो कोई भी मार्केट में आउट परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो अभी देखते हैं कि मंडे मार्केट ओपन होगा, ये CLSS का रिपोर्ट आया था, CLSA का रिपोर्ट आया था, उसके बाद मार्केट में क्या होगा, मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करेगा, क्या मार्केट यहाँ पे बॉटम बना के अभी थोड़ा सा पुल बैक करेगा। बट पुल बैक भी करेगा तो मैंने आप लोगों को जो दो रेजिस्टेंस बताए, रेजिस्टेंस है 24,540 और दूसरा रेजिस्टेंस है 24,750। ये दोनों रेजिस्टेंस जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे अच्छे दिन फिर से आ गए हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वो रेजिस्टेंस को टच करे और वापस वहाँ से गिर जाए। नॉर्मली बेयर मार्केट में ऐसा होता है, ऊपर जाता है मार्केट, वापस से नया लोअर लो बनाता है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैंने आप लोगों के साथ प्रॉपर डिटेल में इसलिए शेयर किया क्योंकि ऐसे ख़राब टाइम पे हम लोगों को सेक्टर एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, एंड आई विश आप लोगों को ये हेल्प करेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप लोगों को ऐसी ही बहुत सारी चीज़ डिटेल में सीखनी है तो आप हमारा 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आप लोगों को
मेरी मेथड सिखाता हूँ, जो ये शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स की मेथड है वो। और उसके साथ साथ हम लोग महीने में बहुत सारे सेशंस भी करते हैं, जहाँ पे ऐसे डिटेल में हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते हैं, कोशिश करते हैं ढूंढने का कि कौन से स्टॉक और सेक्टर में अभी अपॉर्चुनिटी है, और ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली बेसिस पे होती है। तो यस, अगर आप लोगों को वो ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वैसे मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे हमारी जो फैमिली है वो ऑलमोस्ट 3 लाख की हो गई है। तो उसके लिए आप लोगों को सबको थैंक यू। और मैं आप लोगों के लिए जो भी बेस्ट नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँगा वो मैं करूँगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।